नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट कर्मवीर के हमारे मेहमान हैं। देश भर में सोशल और स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में अपनी अमिट पहचान बना चुके 2003 बैच के आईपीएस इंदौर रेंज के आईजी सम्मानित श्री हरि नारायण चारी मिश्र। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक कर्मवीर बतौर देखा जाता है। हम आपसे बातें बहुत सारी करना चाहते हैं क्योंकि आपने एक लंबा वक्त जो है देवी अहिल्या की नगरी में निकाला है। 2 मरतबा आप डीआईजी रहे, अभी आप आईजी बतौर कार्यभार संभाल चुके और कहीं ना कहीं एक दौरा जो है पूरी रेंज का भी निपटा के आ चुके हैं। कहने कि आपके इस पद पर सुशोभित होने के साथ ही कई सकारात्मक छवि के पुलिस अधिकारियों के बीच भी उत्साह का वातावरण देखा जाता है। आपसे उम्मीदें हैं, इंदौर शहर को है, आसपास के जो अन्य 7 जिले हैं उनसे भी है। हम आपसे ढेर सारी बातें तो करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे आपके आदर्श विद्यार्थी जीवन को लेकर। किस तरह याद करते हो, क्योंकि अब वो मुकाम आ चुका है जब पुरानी स्मृतियों को भी एक बार फिर याद किया जाए। विद्यार्थी जीवन जो होता है जी, वो व्यक्ति के निर्माण का क्षण होता है। खूब सुंदर। उस समय जो हम चीज़ें सीखते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उन परिस्थितियों से, चुनौतियों से जैसे हम रूबरू होते हैं, उनका सामना करते हैं, वो चीज़ें आपको निर्मित करती हैं और आगे के संघर्ष में वो काम आती हैं। जैसे कि अगर हम बड़े पैमाने पर इसको देखें तो जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, उसमें पैमाना बनाया गया है कि उन विषयों के ज्ञान को। जैसे मान लीजिए किसी ने इतिहास पढ़ा, किसी ने समाजशास्त्र पढ़ा, किसी ने मैथ पढ़ा, तो अलग अलग विषय में एक बहुत ही उच्च स्तर की पढ़ाई सभी लोग करते हैं। एक पढ़ाई होने का चयन होने के बाद वो व्यवहारिक ज्ञान, जो विषय का जो सब्जेक्टिव ज्ञान है, वो आगे ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता। यानी कि अगर आपने हो सकता है बहुत अच्छी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हो, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजी आपको आगे सिविल सर्विसेज में काम नहीं आएगी। लेकिन क्या काम आती है, वो चीज़ जो काम आती है उसमें मुख्य तौर पे कि अपने पढ़ाई के दौरान किस तरह उस तनाव से निपटा, आपने किस तरीके से उन चुनौतियों को, कैसे आपने जो चुनौतियां थी उस पर कैसे विजय पाई, आप कैसे और लोगों के साथ बेहतर तालमेल के साथ पढ़ाई किए, आप डिस्कशन किए, ग्रुप डिस्कशन किए, लोगों के साथ एक अच्छे तालमेल के साथ। आप ज़्यादा पढ़ाई के दबाव में भी बिल्कुल आप हिले नहीं, आप बिल्कुल उसी तरह एक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते रहे। ये जो चीज़ें हैं उस पढ़ाई के दौरान, वो चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड होती हैं। विषय का ज्ञान तो पीछे छूट जाता है, लेकिन विषय के तैयारी के दौरान जो आपका एक व्यक्तित्व, आपका एक सोच निर्मित होती है, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जो मजबूत होती है, वो चीज़ आपको आगे काम आती है। और मुझे लगता है कि वही इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने भी जब विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई की तो इस तरह की चीज़ें थी। आसपास में कोई ऐसा परिवेश में उस समय सिविल सर्विसेज में कोई नहीं था, लेकिन हमें लगा कि नहीं, एक इसमें पढ़ा जाना चाहिए और एक इच्छा शक्ति मजबूत रख करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और परिणाम अच्छा रहा। इसमें पहले प्रयास में मैंने सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में, फिर अगले साल मैं भारतीय रेलवे यातायात सेवा में चयनित हुआ, फिर पुलिस सेवा में चयनित हुआ। तो लगभग हर जगह प्रारंभिक तौर पर सफलता मिली और मुझे लगता है कि इससे आपका उत्साह बढ़ जाता है। इससे आपको लगता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है। तो इससे और लोगों को भी मार्गदर्शन हम लोग करते हैं। जैसे कि हम जिस रास्ते से बढ़े, अपने साथ के जो साथी जो हमारी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ के लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो संपर्क में हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको भी करें। और मैंने तैयारी में खास बात रही कि मैंने कभी कोचिंग नहीं किया। हमने स्वाध्याय से घर पर रह करके और बाकी जो जानकारियाँ थी उसके आधार पर पढ़ा। तो इसमें अगर आप उन चीज़ों को पढ़ करके और बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करके उनको करके लिखते हैं, पढ़ते हैं, गुनते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे जब आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बेहतर होता है। क्योंकि आपने किसी भी तरीके की बाहरी किसी कोचिंग या इस तरह की संस्थाएं या बिना किसी मदद के आपने किया होता है, तो प्रारंभिक तौर पे आपका जो एक इच्छा शक्ति जो होती है, आपकी जो आत्मविश्वास होता है, मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी मजबूत होता है। और इसके आधार पे हम लोग जो चीज़ें सीखते हैं उससे दूसरों को भी मार्गदर्शन करने में एक सफलता मिलती है। हमें हौसले के साथ उनको ये चीज़ें को शेयर कर सकते हैं और हमने किया भी। इससे बाकी भी हमारे जो मित्र हैं लाभान्वित हुए। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कड़ी चुनौतियों के बाद एक संघर्ष के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जब व्यक्ति के पास नहीं होता है किसी तरह का, और व्यक्ति उस मुकाम को पा जाता है जो वाकई उसका ड्रीम होता है, उसका एक सपना होता है। बचपन को याद करना चाहेंगे, किस तरह का माहौल हुआ करता है जहाँ आप पढ़े, पले, बड़े और शिक्षा भी अर्जित की? गांव में तो व्यवस्थित चीज़ें उस तरह से नहीं होती हैं जैसे बड़े शहरों के बड़े स्कूल्स में होती हैं। आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ चाहे खेलने की सुविधाएं हों, चाहे जिस तरीके से पढ़ने की सुविधाएं हों, उसमें ज़्यादा निर्भर करता है कि आपके माता पिता कितना ध्यान देते हैं, शिक्षक कितना ध्यान देते हैं, बच्चा खुद कितना जागरूक है। संसाधन कम हो सकते हैं लेकिन इन चीज़ों में कमी नहीं होनी चाहिए। और मेरा तजुर्बा से मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
संसाधन तो ज़्यादा कम हो सकते हैं शहरों और देहातों में, लेकिन यह हो सकता है अभी किसी एक स्कूल में, शहर के ही एक स्कूल में सुविधा ज़्यादा हो और दूसरे स्कूल में कम हो। लेकिन जो ज़्यादा चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है, वो मजबूत बनाती है आपके अंदर की इच्छा शक्ति। आप अगर अंदर से मजबूत हैं, अगर आप अंदर से आपके अंदर इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो आपकी सफलता की संभावना ज़्यादा होती है। एक जो बच्चा जो कहा जाता है कि एक कहावत थी कि एक बच्चा एक गुब्बारा बेचने वाले के पास गया और उसने 2 गुब्बारे वो बेच रहे थे, 2 गुब्बारे जो उसमें एक लाल और एक हरे कलर के थे, और उस बच्चे ने पूछा कि अंकल ये दोनों जो गुब्बारे जो उड़ने वाले गुब्बारे हैं, इसमें कौन सा गुब्बारा ज़्यादा बेहतर जाएगा, ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, और इसको क्या काला जाएगा कि हरा जाएगा? तो गुब्बारे वाले ने बोला कि नहीं, इसमें काले और हरे से बेटा ऊपर से जो दिख रहा है उससे ऊपर नहीं जाएगा, इसके अंदर गैस कितनी भरी है उससे तय होगा कि कितना ऊपर जाएगा। तो यानी व्यक्ति में कितनी इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की, उससे तय होता है कि वो कितनी दूरी तय करेगा। तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब आप भले ही एक ऐसे विद्यालय में हो शहर के जिसमें संसाधन हो सकता है कम हो, लेकिन इसमें आप इच्छा शक्ति आपकी मजबूत दृढ़ करे, उसमें शिक्षकों का योगदान रहता है, उसमें अपने अभिभावकों का योगदान रहता है, अपने मित्रों का योगदान रहता है। तो इन सारे चीज़ों से मुझे लगता है कि वो हर चीज़ की हर जगह की ज़रूरत है, और जिस व्यक्ति के आसपास इस तरह के लोग रहेंगे जो कि आपके मजबूती देंगे, आपके शुभचिंतक होंगे, तो व्यक्ति आगे से आसानी से बढ़ सकता है। और हर जगह देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति को मजबूत बनाने में इन चीज़ों का बड़ा अहम रोल रहा है। क्या आपको बूस्ट करने में, यूँ कहे कि एजुकेशन के प्रति आपको सजग करने में, आप जो क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया करते थे बाल्यकाल में, उसने काफ़ी अहम रोल अदा किया? जब आप होते हैं और एक चीज़ों में छोटे समय पे जब आप आपकी पढ़ने की टेंडेंसी तय होती है, जैसे गांव में जब आप या छोटे कस्बों में आप पढ़ते हैं और आपको क्विज कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलता है, तो आपकी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने का नज़रिया बन जाता है। यानी कि क्विज में जब भाग लेते हैं, जब उसका जवाब देते हैं, तो आपको लगता है कि इसका जवाब अगर है, तो फिर अगर कोई सवाल मिस होता है तो आप पढ़ते हैं तो उस नज़रिए से देखते हैं कि शायद इस यहाँ से भी सवाल आ सकता है, तो आप चीज़ों को सूक्ष्मता से देखने लगते हैं। और क्विज जो है, क्विज एक करने से आपकी जो मेमोरी जो पावर है, मेमोरी क्षमता भी दृढ़ रहती है, क्योंकि उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम होता है बहुत कम होता है। आप जब क्विज जैसे कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं, आपको तत्काल उसको रिमाइंड करके, रिकॉल करके तत्काल चीज़ों को बोलना होता है, तो इससे आपकी स्मरण शक्ति भी बेहतर होती है, आपका देखने की जो सूक्ष्म दृष्टि होती है वो भी बेहतर होती है। तो इन सारी चीज़ों से काफ़ी अंतर पड़ता है, और मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने किया और इसमें सफलता मिलने लगी तो उत्साह भी बढ़ने लगा। फिर हर स्तर पे हम लोगों ने भाग लिया, जिला स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर, फिर नेशनल लेवल पे, तो हर जगह भाग लिया और अपेक्षित सफलता भी मिली। BHU को याद करना चाहेंगे फिर एक बार, आ जाइए बतौर। BHU जो था, जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो होते हैं, एक विद्यार्थी के स्टूडेंट्स के जीवन के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है, जहाँ से उसकी आगे की यात्रा की दिशा तय होती है और गति भी तय होती है। दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो BHU में जब जाए तो हम लोग एक अच्छा माहौल मिला, एक बेहतर वहाँ पे प्रतिभाशाली छात्रों की एक हमें उनका साहचर्य मिला, उनके साथ हम लोगों ने तैयारी की, और हम लोगों ने जब 20वीं की तैयारी की, शायद यूनिवर्सिटी में एक अच्छा कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का माहौल था उस दिन। LSL अभी भी जो वहाँ पे एडमिशन्स होते हैं वो भी कंपटीशन के माध्यम से होते हैं, और उसमें जो लोग आए वो लगातार एक दूसरे से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी, लोगों ने तैयारी की और अच्छी पढ़ाई की, और इसका परिणाम यह हुआ कि उस पढ़ाई के दौरान जिन लोगों ने भी किया, सभी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाइयों पर हैं, और उसके कारण हम लोगों को एक मेहनत करने की, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की, बेहतर ढंग से लिखने की, और एक ही विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को रखने की एक क्षमता विकसित हुई, और वो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आई। बिल्कुल। सिविल सर्विसेज को आपने चुना, वो कौन सी उम्र थी जब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए? ग्रेजुएशन के आसपास हम लोगों ने तय किया कि अब सिविल सर्विसेज ही सबसे बेहतर विकल्प है, और सिविल सर्विसेज जो है एक करियर का बेहतर एक दायरा तय करता है, आप लोगों से सीधे जुड़ते हैं, और पुलिस सेवा उसमें और बेहतर है, क्योंकि अगर आप जब लोगों से जुड़ते हैं तो आप आम आदमी से जुड़ते हैं, उसके सुख दुख में साझेदार होते हैं, और एक व्यक्ति को जो कि दुखित है उसके उस दुख को भी मुस्कान में बदलने की आप क्षमता रखते हैं अगर आप तत्परता से कार्रवाई करें तो। और आपकी जो शक्तियां हैं, आपके जो उत्तरदायित्व हैं, वो उत्तरदायित्व लोगों के उनकी लाइफ एंड लिबर्टी यानी जीवन की जो स्वतंत्रता है, उनकी जो निजता है, उसको प्रभावित करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये चीज़ों को जब हम लोगों ने महसूस किया तो निश्चित तौर पे जब ऐसे आपके पास
कोई उत्तरदायित्व मिला है तो उसके प्रति जिम्मेदारी भी बेहतर है, जिम्मेदारी भी बड़ी है और उसका उपयोग भी सही तरीके से होना चाहिए। तो इस संजीदगी के साथ हम लोगों ने उसका उपयोग भी किया और कोशिश की कि हमारे साथ जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से उसका अनुसरण करें। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जितना पुलिस का सामाजिक सरोकार देखा जाता है वो सरोकार मुझे लगता है किसी और फील्ड का कम ही देखा जाता है। और कहने की आप एक सफलतम अधिकारी रहे हैं हमेशा, कि लोगों से आपका मिलना, लोगों से चर्चा करना, लोगों के सुख दुख में खड़े रहना। आप 2003 में इंदौर आए, इसी के साथ कहने की देवी अहिल्या की नगरी से आपका एक अलग सा जुड़ाव देखा गया। और मुझे तो ऐसा लगता है जितना मैंने पुलिस के करीब रहने का मुझे मौका मिला, एक सफल एक बिग अचीवर्स के रूप में भी आपको पहचाना जा सकता है। जितना इस शहर ने आपको दिया है, जितना ये शहर आपको रास आया है, बार बार आपका भाग्योदय ही होता देखा गया। किस तरह लेंगे हाथों थाना प्रभारी से लेकर आज पुलिस महानिरीक्षक की शुरुआती दौर में प्रोबेशन में मैं आया था, उसमें मैं अपने बैच में अकेले था, तो समान तौर पर लोगों को बड़े फॉर्म में दिया जाता था एक अनुभव क्या था। तो मैं यहाँ शुरुआती दौर में रहा। बाद में जब मैं आया तो बाद में पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस महानिरीक्षक के रूप में रहा। और बाद में जब कोरोना की चुनौती आई उस दौरान भी मुझे काम करने का मौका मिला। वो निश्चित तौर पे एक चुनौती का दौर था, जबकि पूरे देश में तीसरे नंबर पर यहाँ पे इस तरह की समस्या थी। एक बड़ी ऊहापोह और असमंजस और एक धुंध जैसी स्थिति थी जिसमें तय नहीं था कि क्या होगा। चुनौती बहुत बड़ी थी, कोई इसका विकल्प नहीं था, कोई इलाज नहीं था और चारों तरफ एक दूसरे के प्रति अविश्वास और असुरक्षा फैली हुई थी। ऐसे में हमारी टीम ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। ऐसे में आप देखेंगे बीमारों को हॉस्पिटल ले जाने से लेकर के और क्वारंटाइन सेंटर से रहने से लेकर के, अलग अलग जो कंटोनमेंट जोन से वहाँ रहने से लेकर के और लोगों को जूते चप्पल पहनाने तक, खाना खिलाने तक, हर जगह पुलिस ने सक्रिय भूमिका निभाई। तो हम लोगों ने लगातार 10 महीने उसमें काफ़ी मेहनत से टीम ने काम किया है। संयोग की बात रही कि जब मेरी पदोन्नति हुई तो मुझे यहीं फिर काम करने का मौका मिला। तो ये मैं एक मानता हूँ कि मेरे लिए एक बेहतर सौभाग्य है, संयोग है कि इतने बेहतर जगह में एक इससे चुनौती भी बढ़ी है, क्योंकि चुनौती की महत्वपूर्ण इलाका है, महत्वपूर्ण संवेदनशील है जी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसके साथ साथ एक दूसरा पहलू है कि मैं कई जगहों पे यहाँ काम कर चुका हूँ, तो काम करने में आप लोगों को जानते हैं, आप परिस्थितियों को समझते हैं, तो काम करने में आपके लिए आसान भी होता है। तो एक चुनौती भी बड़ी है और एक चुनौती को स्वीकार करके अगर आप ठीक से काम करते हैं और उसमें अगर सफल होते हैं तो आपके लिए एक संतोष का भी विषय होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो चुनौती मिली है उसे मैं जिम्मेदारी से और पूरी गंभीरता से करूँगा कि वो बेहतर ढंग से निभाऊँ। आपको एक नवाचार करने वाले पुलिस अधिकारी बतौर देखा जाता है, आपकी सोशल पुलिसिंग देखी जाती है, आपकी स्मार्टनेस वाली पुलिसिंग भी देखी जाती। कहने की आपसे जितनी आम जनता आपसे मिलकर अपने आप को सुखद महसूस करती है, उतनी आपका खुद का महकमा भी कहीं ना कहीं पूरे विश्वास के साथ आपके पीछे कदम ताल करते हुए नजर आता है। कितना सार्थक मानते हैं अपने पुलिसिंग में? यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास सही जानकारी हो। बिल्कुल सही। और अगर आप जनता से संवाद नहीं रखेंगे, अपने फोर्स से संवाद नहीं रखेंगे, तो चीज़ें अधूरी पहुंचेंगी। तस्वीर का एक पहलू पहुंचेगा, दूसरा पहलू से हम महरूम रहेंगे, उसे अवगत नहीं होंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि हम चीज़ों को एक सर्वांगीण दृष्टिकोण में देखें और उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा लोगों से संवाद रखना चाहिए, लोगों का भरोसा होना चाहिए। और हमारी पूरी टीम इस तरह से काम करती है कि लोगों से एक बेहतर संवाद के साथ हम करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल सही कहा आप सर ने। जिस तरह से आपने संजीवनी प्रोजेक्ट लाए थे, प्रकल्प लाए थे, इसी के साथ में स्वावलंबन, ट्रैफिक को लेकर भी आपने खूब काम किया और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रस्तुत भी हुए। अब नया क्या मिल सकता है, क्योंकि अब तो आपको इंदौर के अलावा 7 जिले और व्यापक रूप से काम कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जब धारा जो है ऊपर से जब स्वच्छ बहती है जल की, तो नीचे तक कहीं ना कहीं स्वच्छता नज़र आती है। किस तरह का माहौल पूरी रेंज में बदलता हुआ नज़र आएगा? आप एक दौरा भी करके आ गए, अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों से मुलाकातें भी हो चुकी है। हाँ, निश्चित तौर पे लोगों से, अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मुलाकात हुई, कई जगह बैठकें भी ली हैं हमने। और उसमें जो चुनौतियां हैं, हर जिले की अलग अलग चुनौतियां हैं, चुनौतियों को भी हम लोगों ने रेखांकित किया है। और आने वाले दिनों में जो भी स्थानीय स्तर पर चुनौतियां हैं, चाहे सिकलीगर की चुनौती हो, चाहे लूटपाट करने वाले अनेक गिरोहों की चुनौती हो, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह के आपराधिक गैंगों पर काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हो। उनको जो भी इस तरह लोग, उनको ज़्यादा फायदा, उनको एक पुलिस के रडार में लाया जाए, उनके हिस्ट्री शीट जैसी चीज़ें खोली जाए, उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए, उनके अवैध निर्माणों को तोड़ा जाए। और अभी प्रदेश में जिस तरीके का माफिया के विरुद्ध जो मुहिम चल रहा है, उसको और रफ्तार दी जाए।
कहीं ना कहीं सर देखा गया कि जब जब आप इंदौर शहर की कमान संभाले तब तब आपको कोई ना कोई ऐसा एक मुद्दा मिला है, एक इशू मिला है कि आपको पूरा मौका मिला है कुछ कर गुजरने का। पहले आपने गुंडों की जो यूँ कहे कि कमर तोड़ी, और अब जो है नशे के खिलाफ आपने खूब युद्ध स्तर पर मैदान संभाल रखा, एक वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं और हर उस चीज़ को कहीं ना कहीं सूक्ष्म दृष्टि से उसका विवेचना करके उसमें आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बाकी कितना बड़ा रैकेट लगता है आपको? मुख्यतः युवाओं को अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित कर रही है तो नशा है। बिल्कुल। और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लगातार इस नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। 70 करोड़ के देश के सबसे बड़े ड्रग रैकेट का तो पर्दाफाश हुआ ही, इससे जुड़े हुए उन तमाम अपराधियों को किया कि जो कि अपराध में बड़े स्तर पर और बड़े समय से काम कर रहे थे, उन लोगों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। और एक काफ़ी एक तरह से बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए, और पुलिस ने उस चुनौती में सफलता हासिल की है। हमारी टीम, अब हालांकि मेरी जिम्मेदारी बदली है, पूरी टीम हमारी अच्छी बेहतर ढंग से काम कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में दूसरे जिलों में भी इस चुनौती को लेकर के हमारी टीमें सजग हैं और बड़े स्तर पर दूसरे जिलों में भी ये कार्रवाइयाँ आपको लगातार देखने को मिलेंगी। हाई प्रोफाइल लोग कितने जुड़े हुए देखा जाए नशे के कारोबार से? क्योंकि जिस अंदाज में देखा जा रहा है, शहर बढ़ रहा है, स्मार्टनेस के साथ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं 40 से 45 लाख लोगों का मूवमेंट हर दिन यहाँ बना रहता है। वाकई फोर्स की कमी लगती है? निश्चित तौर पर फोर्स की कमी है जी। और अगर हम देखें तो फोर्स में भी जो भी उपलब्ध है उसमें किया जा रहा है। इसको 2 स्तरों पे इसको एड्रेस भी किया जा रहा है, जैसे कि अभी आप देखें कि पदोन्नति की एक शासन स्तर पर, पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक नीति तय की गई है जिसमें विभिन्न रिक्त पदों को भरा जाएगा। कांस्टेबल लेवल की भी रिक्तियों की आने वाले दिनों में पूर्ति की जाएगी, तो ये चीज़ें, समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक अभी तत्कालिक समस्या है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे दूर कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ की जो टीम है तमाम चुनौतियों को लेकर के पर्याप्त जागरूक है। हम लोगों ने हर जिले में अपनी इस तरह की प्राथमिकताएं और चुनौतियां तय की हैं, और आने वाले दिनों में इसी तरह की कई बड़ी सफलताएं अलग अलग पुलिस की टीमों के द्वारा आपको देखने को मिलेंगी। ट्रैफिक के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य कर सकते हो, क्योंकि अब तो विजन आपके पास है, शहर आपने देखा हुआ है, कहीं ना कहीं इंदौर में जितना मौका आपको मिला है रहने का, सड़कों पर घूमने का, नाइट गेस्ट करने का, भ्रमण करने का, किस तरह एक नई सोच बनी है? इंदौर में निश्चित तौर पर भी वाहन की संख्या ज़्यादा है, लगभग 24 लाख वाहन है, और प्रति व्यक्ति शायद देश के जो सर्वाधिक ज़्यादा वाहन वाले शहर हैं उनमें इंदौर शुमार है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो इन्फोर्समेंट से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर पुलिस काम कर रही है। एक्सीडेंट्स की संख्या में तो कमी आई है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए अपेक्षित, उसके लिए पुलिस और सक्रिय है और कई टीमें भी लगाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें और ज़्यादा कमी लाई जा सकेगी। बिल्कुल सही बात। एक खास बात हो रही कि आपके जो कर्मचारी हैं वो भी बरसों बरस से संयम का परिचय दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके वीकली ऑफ को लेकर जो चर्चाएं होती है, मैंने सुना है कि अब वाकई ठोस सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, और आपकी अगुवाई में एक खुशखबरी फिर इंदौर जिले सहित आसपास के जिलों को भी मिल सकती है साप्ताहिक अवकाश की। साप्ताहिक अवकाश बीच में शुरू किया गया था और कुछ दिन किया भी, लेकिन कई बार बल की कमी के कारण व्यवहारिक रूप से पूरी तरीके से लागू करने में कई समस्याएं आती हैं। लेकिन हम लोगों ने फिर इसको नए सिरे से पुनरीक्षित किया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फिर इसे सबको उपलब्ध कराएंगे। सर, आपको एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के रूप में पेश आना जा सकता है, जिस तरह से आप संयमित व्यवहार करते हैं, चाहे कितना भी आप पर काम का लोड हो, दबाव हो, प्रेशर हो, क्योंकि इंदौर जैसे महानगर के करीब पहुंचने वाले शहर की कमान जिस शख्स के हाथ में होती है, मुझे लगता है कि कई बार कितना वर्कलोड होता होगा। किस तरह काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरह अपने आप को दिमाग को कूल रखते हैं, क्या वो टिप्स है आपके पास में जो हमेशा आपका चेहरे पर मुस्कुराहट, ग्लो सदैव बरकरार बना रहता है? आप जब इन बड़े फर्म में काम करते हैं तब बस एक बड़ी टीम भी होती है, चुनौतियां भी बड़ी होती हैं, उनका एक सम्यक निर्धारण करना, हर व्यक्ति की क्षमता का सही पहचान करना, उस क्षमता के अनुरूप उसको जिम्मेदारी देना, उस जिम्मेदारी के साथ साथ उसको सही रूप से कार्य विभाजन करना, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं उन्हें दंडित करना, जो बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत करना, ये भी एक आपके सामान्य व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक संतुलित ढंग से, एक निष्पक्ष ढंग से काम करके आप इन चीज़ों को, इन समस्याओं पर, इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर ढंग से इन चुनौतियों से निपट सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, अब जो आपका अंदाज़ है, जिस अंदाज़ को मैं देखता था 2003 में, बड़ी सादगी के साथ आप अपना कार्य करते दिखाई दे जाते थे, चाहे किसी भी पद पर रहे आप, 2 बार DIG रहे, SP रहे, शहर मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी SP रहे, आपका व्यवहार कभी बदला नहीं, एक जैसा समान व्यवहार, कहीं अहंकार से दूर, अपने आप को फिट है बॉस वाले अंदाज में रखने का स्टाइल, कौन सा मूल मंत्र है आपकी?
मुझे लगता है कि अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो एक आपको मौका मिलता है लोगों से जुड़ने का, उनके दुख दर्द को दूर करने का, उनके समस्याओं को समझने का, और ये मौका क्षणिक होता है। उसमें आप जानते हैं कि कोई भी पद अस्थायी नहीं होता, पद अस्थायी होता है, और अगर आप हमें मौका मिला है तो उसका व्यवहारिक बेहतर उपयोग करके हमें उसका बेहतर उपयोग करना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम काम करें तो मुझे लगता है कि अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती है। हमें एक सहज होना चाहिए, हमें आम व्यक्ति के प्रति समानुभूति से काम करना चाहिए, एम्पैथी से काम करना चाहिए, और क्योंकि हम उस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति को राहत देने के लिए काम कर रहे हैं, तो इस भावना से अगर हम काम करें तो मुझे लगता है कि अहंकार जैसी चीज़ों की कोई जीवन में जगह नहीं रहता। क्या बात है, आपका जो संदेशात्मक जो अंतिम प्रश्न का उत्तर रहा वो कहीं ना कई लोगों को मैसेज के रूप में उनके जहन में उतार के अपने जीवन को सार्थक करने वाला रहेगा। आपने हमसे चर्चा की, आपका हृदय से धन्यवाद। हाँ, नमस्कार।